हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं इस सफर का कहानी के एक नए भाग के साथ। एपिसोड 58 ऊर्जा शक्ति का आक्रमण और गहरी खाई। नियरो अपने कदमों को पीछे करते हुए उन भेड़ियों से दूर जाने लगा था और वो भेड़िए भी उसके पीछे हटते कदमों को देखकर उसकी ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे। रात के अंधेरे में उस जंगल के अंदर हल्की चांद की रोशनी फैली हुई थी और इन सब के बीच उन खूंखार भेड़ियों की हरी आंखें किसी हीरे की तरह चमक रही थी। वो सभी गुर्राते हुए नीरो की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर नीरो घबराते हुए अपने मन में सोचा, इनकी नजरों को देखकर लगता है आज ये भेड़िए मुझे अपना खाना बनाकर यहाँ पर फैमिली पार्टी करने वाले हैं। नीरो कुछ सोच नीरो, नहीं तो इनके मेनू का डिश बनने के लिए तैयार हो जा। अपने मन में ये सब सोचते हुए नीरो की आंखें सामने खड़े भेड़ियों पर ही जमी हुई थी। उसका गला अब सूखने लगा था और पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने बिना देर किए जल्दी से नीचे झुककर एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को उन भेड़ियों की तरफ फेंक दिया। और फिर जैसे ही उन भेड़ियों का ध्यान भटका, नीरो जल्दी से दूसरी ओर भाग गया। नीरो पीछे देखे बिना ही आगे की ओर तेजी से दौड़ने लगा। उसकी नजरें सिर्फ आगे के रास्ते पर थी। नीरो जिस जगह से दौड़ते हुए जा रहा था वहां चारों तरफ सिर्फ ऊंचे और बड़े बड़े घने पत्तों वाले पेड़ थे, जिनके बीच से चांद की हल्की रोशनी छिनते हुए चारों तरफ फैल रही थी। जमीन पर घास बिछे हुए थे और कुछ बड़े पत्थरों के बीच से लंबे घास भी उगे थे जिन पर छोटे छोटे पीले और गुलाबी रंग के फूल खिले हुए थे। वो जगह रात के अंधेरे में जितनी मनमोहक लग रही थी उतने ही ज्यादा भयावह भी। जंगल के बीच अंधेरे की ओर से खूंखार जानवरों की गुर्राहट की आवाजें आ रही थी। खासकर उस जगह का सबसे भयावह ध्वनि वहां पर उपस्थित उल्लुओं और सियारों की ही थी। नीरो को दौड़ते हुए अब लगभग 10-15 मिनट बीत चुका था। उससे अब सही से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। कुछ दूरी तक और दौड़ने के बाद वो वहीं पर अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखकर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांस लेते हुए अपनी आंखों को एक बार बंद करके खोलते हुए एक नजर पीछे की ओर देखकर बोला, बच गया। ऐसा कहकर वो खुद को रिलैक्स करते हुए सीधा खड़ा हुआ और फिर जैसे ही उसने अपने सामने की ओर देखा तो उसके होठों पर एक जीत की मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए उस ओर देखकर अपने माथे पर आए पसीने को एक हाथ से साफ करते हुए बोला, बिल्कुल सही जगह पर आकर एंट्री हुई है। नीरो के सामने इस समय बेहद ऊंचे पर्वत पर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा भव्य महल था। उस पर्वत पर कई स्थान में बड़े बड़े चट्टाने थे जिनके बीच से लंबे पेड़ उगे हुए थे और महल की ठीक पीछे आसमान में चमकता हुआ चांद था जिसकी रोशनी से वह महल और भी अधिक दमक रहा था। परंतु ये तो केवल उस महल की भव्यता और सुंदरता थी। इसके विपरीत उस महल की दिशा में देखने मात्र से ही मन में अजीब सा डर उत्पन्न होने लगता था। उस महल को देखने के बाद अपने होठों पर उसी मुस्कान के साथ नीरो ने पीछे मुड़कर दोनों हाथों से रास्ते की तरफ फ्लाइंग किस देते हुए कहा, थैंक यू डेंजरस वाइल्ड वुल्व्स, अगर तुम लोग मेरे पीछे नहीं पड़ते तो मैं यहाँ तक इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता। ऐसा कहकर वो दोबारा सामने की ओर मुड़ गया और फिर तभी अचानक उसे अपने सर पर दर्द महसूस होने लगा। ऐसा महसूस होते ही वो अपने एक हाथ को ले जाकर माथे पर स्पर्श करता है और जैसे ही उसने अपने माथे पर स्पर्श किया तो उसे अपने माथे पर एक गहरा घाव महसूस हुआ। इसके बाद जब उसने अपने हाथ को माथे से हटाकर अपने सामने लाया तो उसे अपने हाथ पर खून के निशान नजर आए। ये देखकर इससे पहले कि नीरो कुछ रिएक्ट कर पाता, उसकी नजर दोबारा ऊंचाई पर बनी उस महल की ओर पड़ी जहां से उसे दो लोगों की धुंधली सी छवि नजर आ रही थी। ये देखकर नीरो ने जब ध्यान से उस ओर देखा, उसके होठों पर आई वह मुस्कान और अधिक बढ़ गई। वो वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों लोगों की ओर देखते हुए जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, माही माही, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कहते हुए नीरो अचानक चुप हो गया और खुद से ही बोला, क्या मैं पागल हूँ? वो इतनी ऊंचाई से मेरा आवाज कैसे सुन पाएगी? ये बोलकर उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को जोर से लात मारा और फिर नीचे पड़े एक पत्थर के ऊपर बैठकर अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखते हुए ऊपर की ओर देखने लगा। तो वहीं दूसरी ओर माही इस समय वर्षित के साथ उस महल से निकल चुकी थी। वो इस वक्त वर्षित के पैरों के सहारे उसके निकट खड़ी हुई थी और वो दोनों एक साथ उस पर्वत पर बने राजमहल से नीचे की ओर आ रहे थे, इस बात से बेखबर होकर कि यक्ष के द्वारा छोड़ा गया वो बैंगनी रंग की ऊर्जा ठीक उन्हीं के पीछे ही आ रहा है। माही इस समय वर्षित के बेहद करीब खड़ी हुई थी जिस वजह से उसे बहुत ही अधिक असहज महसूस हो रहा था। वो उस सिचुएशन को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए इधर उधर देख रही थी। तो वही वर्षित की नजरें माही के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वर्षित का एक हाथ माही के कमर पर था और माही ने भी अपने दोनों हाथों से वर्षित को पकड़ रखा था, जिस वजह से माही को और भी अधिक असहज महसूस हो रहा था। कुछ पल के बाद माही के कानों में वर्षित की नर्म आवाज आई, राजकन्या माया, हम पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही माही जल्दी से उससे दूर हुई और फिर दूसरी दिशा में मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी उसे अपने सामने मुस्कुराता हुआ नीरो खड़ा हुआ दिखा, जिसे देखकर माही को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये जरूर आंखों का कोई धोखा होगा।
इसलिए वो जल्दी से नियरो के पास आए और फिर गौर से उसकी ओर शांत भाव से देखने लगी। माही को खुद की ओर ऐसे देखता हुआ पाकर नियरो अस्पष्ट भरी निगाहों से उसे देखते हुए अपने मन में सोचा, कहीं इसकी ये शांति थोड़ी देर में मेरे ऊपर आने वाले खतरे का कोई संकेत तो नहीं है। दूसरी ओर फूलवती, भाविका और नंदिनी इस समय महापुस्तकालय से बस कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे। उन तीनों के मुख पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी। वो तीनों इस समय जिस स्थान पर खड़े हुए थे वहां एक बहुत गहरी खाई थी, जिसके उस पार ही वह महापुस्तकालय था जिस महापुस्तकालय की खोज में वह तीनों आए थे। उन वादियों में बह रही सर्द हवाएं उन तीनों के केश को छूकर गुजर रहे थे। चारों तरफ वहां के वादियों और चट्टानों से टकराते हुए केवल हवा की गूंज सुनाई दे रही थी। भाविका अपने सामने बने उस खाई की ओर परेशानी भरी निगाहों से देखते हुए नंदिनी और फूलवती से बोली, अब हम उस पार कैसे जा पाएंगे? यहाँ का पुल भी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। खाई की तरफ झांक कर, और अगर हमने किसी तरह अपनी शक्तियों के द्वारा इस पुल को पार भी कर लिया, एक हाथ से महापुस्तकालय की ओर इशारा करके, तो पुस्तकालय के समक्ष बने उस महाद्वार को कैसे भेद पाएंगे? भाविका के इस बात को सुनकर उन दोनों के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई। परंतु तभी अचानक फूलवती के मन में एक ख्याल आया और उसने अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ एक हाथ को आगे करके उस द्वार की ओर इशारा करते हुए उनसे बोली, उस द्वार के मध्य में देखो, वहां पर ऊर्जा को समाहित करने का स्रोत बना हुआ है। हाथ नीचे करके भाविका और नंदिनी की ओर देखकर, और इसका तात्पर्य यह है कि हमें उस द्वार को अपनी कुछ ऊर्जाएं सौंपनी होगी, इसके बाद वो द्वार स्वयं ही खुल जाएगा। खाई की ओर देखकर, इस समय हमें केवल इस खाई को पार करने के विषय में सोचना चाहिए। फूलवती ने जब इन बातों को कहा तो उसके बातों को सुनकर वह दोनों भी सहमत हो गए। और फिर नंदिनी उस खाई की ओर देखकर कुछ सोचते हुए बोली, अगर हमने इस खाई को पार करने के लिए अपने ऊर्जाओं का प्रयोग किया तो फिर उस द्वार में समाहित करने के लिए हमारी ऊर्जा कम पड़ जाएगी। हाँ, उचित कहा है आपने। इसके लिए हमें कोई ऐसा मार्ग ढूंढना होगा जिसके जरिए हम खाई भी पार कर जाए और ऊर्जा शक्तियों का प्रयोग भी न करना पड़े। फूलवती नंदिनी के बात पर सहमत होते हुए बोली, जिसे सुनकर भाविका प्रश्न भाव से उन दोनों की ओर देखकर उनसे पूछी, परंतु हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर फूलवती उससे बोली, इस विषय में ही तो हम सोच रहे हैं कि आखिर हम इस खाई को पार कैसे करें। दूसरी ओर युवराज ध्रुव और युवराज रुद्र सुंदरगढ़ की सीमा पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उनकी नजर कुछ दूरी पर खड़े सुंदरगढ़ के 3 सैनिकों पर पड़ी और उन्हें देखकर युवराज रुद्र ध्रुव की ओर देखते हुए उससे बोला, हम उन्हें मित्रा के विषय में कहकर आते हैं, तुम यहीं पर ठहरो। ऐसा कहकर रुद्र उन सैनिकों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उन सैनिकों तक पहुंच पाता, अचानक ही उसका ध्यान आकाश की ओर से आ रही एक सुनहरी ऊर्जा पर पड़ी, जिसे देखकर वह तुरंत ही सतर्क हो गया और जल्दी से अपने अश्व से नीचे आकर म्यान में से अपना तलवार निकालते हुए तेज आवाज में युवराज ध्रुव से बोला, युवराज ध्रुव, सबको सावधान कर दीजिए, यहाँ पर आक्रमण हो रहा है। ऐसा कहकर रुद्र तेजी से दौड़कर उस सुनहरी ऊर्जा के समक्ष आया और अपने तलवार के एक ही वार से उसे नष्ट कर दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वहां पर उपस्थित सैनिक भी इस चीज का अनुमान नहीं लगा पाए। तभी देखते ही देखते आकाश की ओर से और भी कई सारी ऊर्जाएं तेजी से उस ओर बढ़ने लगी, जिसे देखकर वहां पर उपस्थित लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। और रुद्र के सतर्क करने के तुरंत बाद ध्रुव ने भी सतर्क होते हुए म्यान में से अपने तलवार को निकाल लिया था। ध्रुव जल्दी से वहां पर उपस्थित सैनिकों के पास आया और उनसे बोलने लगा, आप में से कोई एक राजमहल में जाकर यहाँ की स्थिति के विषय में बताए, तब तक बाकी सैनिकों के साथ मिलकर हम इस आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। आकाश की ओर से आ रहे ऊर्जाओं की तरफ देखकर, क्योंकि ये कोई साधारण आक्रमण नहीं है, ऊर्जा शक्तियों के द्वारा किया गया आक्रमण है, इसलिए महाराज ध्रुपद से कहिए, युवराज ध्रुव ने कहा है, ऊर्जा शक्ति युक्त सैनिकों के टुकड़े को यहाँ भेजें। ऐसा कहकर ध्रुव भी तेज कदमों से चलते हुए रुद्र की ओर जाने लगा। और जैसे ही ध्रुव ने अपना असली परिचय उन लोगों से कहा, सैनिकगण एक पल के लिए हैरान हो गए थे, मगर स्थिति का अनुमान लगाकर उनमें से एक सैनिक जल्दी से राजमहल की ओर बढ़ गया और बाकी सैनिक वहां पर हुए आक्रमण को रोकने के लिए आगे बढ़ गए। रुद्र के समीप पाकर ध्रुव भी अपने दिव्य तलवार से उन सुनहरी शक्ति ऊर्जा को नष्ट करते हुए गंभीरता भरे लहजे में पूछा, ये सुनहरी ऊर्जा कुछ अधिक ही बलशाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस ऊर्जा के स्वामी ने यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अपनी ऊर्जा शक्तियों को बढ़ाने का भरपूर अभ्यास किया होगा। हाँ, परंतु हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सुंदरगढ़ पर किसने आक्रमण किया होगा। रुद्र अपने बिल्कुल समीप आए एक सुनहरी ऊर्जा शक्ति को तलवार के एक ही वार से नष्ट करते हुए दूसरे ऊर्जा पर वार करके ध्रुव से बोला, जिसे सुनकर ध्रुव भी चिंता जताते हुए कई सारी ऊर्जा शक्ति को एक ही वार में नष्ट करके बोलने लगा, इसकी जानकारी तो अब हमें इन ऊर्जाओं के स्रोत के समीप जाकर ही पता चल सकता है। रात के अंधेरे में आसमान से बरस रहे वह सुनहरे रंग के ऊर्जा शक्तियां किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह गर्म थी। अगर किसी को भी वो ऊर्जा छू भी जाती तो उस व्यक्ति का पूरा अंग वहीं पर राख हो जाता।
अभी तक वह शक्ति लगभग 3 सैनिकों को अपने ताप से जलाकर समाप्त कर चुकी थी। वो ऊर्जा जमीन पर जिस स्थान पर भी गिर रही थी वहां पर किसी उल्कापिंड के गिरने की तरह गड्ढे हुए जा रहे थे। अपनी ओर आ रही एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा को देखकर ध्रुव जल्दी से दूसरी ओर हट गया, परंतु तभी उसकी नजर उनसे कुछ दूरी पर एक ध्वस्त दुकान के सामने खड़े छोटे बच्चे पर पड़ी। वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा ठीक उसी बच्चे की ओर ही बढ़ रहा था। वो बच्चा पैरों से अपाहिज था, वो चाहकर भी उस स्थान से हिल नहीं पा रहा था। उस बच्चे के साथ खड़ी उसकी मां उनकी ओर आ रहे उस मौत के गोले को देखकर घबराते हुए अपने बच्चे को वहां से ले जाने की कोशिश कर रही थी, परंतु लाख प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस बच्चे की मां उन ऊर्जाओं के कारण ध्वस्त हुई दुकान के मलबे में फंसी हुई थी। क्या ध्रुव बचा पाएगा उस बच्चे और उसकी मां को? किसने और क्यों किया है सुंदरगढ़ पर ऊर्जा शक्तियों का आक्रमण? क्या मां ही समझ पाएगी कि उसके समक्ष सत्य में न्यरो ही खड़ा है? और क्या पार कर पाएंगे उस खाई को फूलवती, नंदिनी और भाविका? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।